की राजनीति एक प्रकार की गंदी हो चुकी है। जी जी जी। दूसरे ओर मन कब मुड़ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। आज की स्थिति में बस्तर के हालात बहुत अच्छे हो चुके हैं, तो इस सुधरते हालात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कि महिलाओं के लिए खासतौर पर राजनीति में बहुत संघर्ष है, बहुत कठिन है जी। हर एक प्रकार का बातों को सुनना और उसका सामना करना पड़ता है। पहले जैसे राजनीति अब नहीं रहा, थोड़ी राजनीति में कहना चाहिए कि गंदगी आई है। जी, तो उच्च सदन के माध्यम से कितनी बातों का सही मायने में निवारण हो पाया? कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से ये पार्टी का है या वो संगठन से जुड़ा है, ये हमने नहीं देखा। और चुनाव के समय चलता है लोग लुभावनी वाली। जी जी। तो ऐसे भी हो सकता है हमारे साथ धोखा हुआ है, हम गलत किए हैं, इसको अच्छी तरह समझ चुके हैं। भविष्य में क्या कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकती है? यहाँ के किसान परेशान हैं, यहाँ के मजदूर परेशान हैं, बेरोजगार परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। CGNN परिवार के सभी दर्शकों को अभिषेक दुबे का नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि देश में इस वक्त उच्च सदन यानी राज्यसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी 2 रिक्त पदों के लिए ये प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस ने अपनी भरोसेमंद उम्मीदवार फूलो देवी नेताम को दूसरी बार, ये आपको बताना चाहूँगा मैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली बार होगा जब किसी उम्मीदवार को राज्यसभा यानी उच्च सदन के लिए दूसरी बार नामांकित किया गया है। तो आज हम बात करेंगे कांग्रेस की उम्मीदवार फूलो देवी नेताम जी से। फूलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बधाई हो इस बात के लिए कि दूसरी बार कांग्रेस ने आपको उम्मीदवार किया है। जी हाँ। आप किस नज़रिए से इसे देखना चाहेंगे कि दूसरी बार आपको कांग्रेस की तरफ से टिकट या उम्मीदवारी मिली है? देखिए, मेरा सौभाग्य है, एक आदिवासी महिला जो बस्तर जैसे क्षेत्र से मैं आती हूँ और मेरे को दूसरी बार राज्यसभा सदस्य के रूप में भेजने का निर्णय लिया। मैं सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री सचिन पायलट जी, श्री वेणुगोपाल जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी को बहुत धन्यवाद दूंगी और आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ साथ हमारे प्रदेश के नेता आदरणीय चरणदास महंत जी, भूपेश बघेल जी, दीपक बेज जी, TS सिंहदेव जी का हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद और मार्गदर्शन बनाए रहते हैं। उनके मार्गदर्शन से मैं एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा काम किया है और मुझ पर विश्वास करके दोबारा राज्यसभा सदस्य के रूप में चयनित किया गया है। निश्चित तौर पर उनके भावनाओं के अनुसार मैं खरा उतरने का कोशिश करूंगी। आप बस्तर के छोटे से गांव से आती हैं। बस्तर छत्तीसगढ़ के हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है। उसके पीछे कई वजह रही हैं, लेकिन फिर भी आज की स्थिति में बस्तर के हालात बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो इस सुधरते हालात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम स्वागत करते हैं। सुधरते कौन नहीं चाहेगा कि अपना क्षेत्र सुधरे, वहाँ के लोग सुरक्षित रहें, वहाँ पे शांति चमन की ओर बढ़ें, अग्रेसित विकास की ओर आगे बढ़ें। ये हर कोई चाहता है, हर कोई का इच्छा है। वो धीरे धीरे अब प्रगतिशील बनते जा रहा है। निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। बस्तर के एक छोटे से गांव से निकलकर आप उच्च सदन तक पहुंची। इन 6 सालों में आपने क्या अनुभव किया? मेरा सौभाग्य है, जब पहली बार मैं चुनाव लड़ी 94 में और जनपद पंचायत के अध्यक्ष के रूप में फरसगांव ब्लॉक में रही हूँ। उस बार मेरे को पहला मौका था, पहला
कहना चाहिए अनुभव था जो मैंने हासिल की, सीखने को मिला, काम करने को मिला जी। और बहुत दिल लगा के अपने क्षेत्र में काम करें, जी। बहुत ही दिल लगा के, जिसका प्रतिफल मेरा जो उस समय बस्तर संभाग एक था, जी। अलग नहीं था, तो बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला। तो प्रशासन की ओर से फर्स्ट मेरा ब्लॉक आया और 5 लाख उस विकासखंड को पुरस्कार भी दिया गया। जी। और उसके बाद जब 98 में विधानसभा चुनाव का होने वाला था, तो उस पीरियड में 98 में मेरे को टिकट मिला विधानसभा का जी। और मैं चुनाव लड़ी, चुनाव जीती, विधायक बन गई। फिर 2003 में 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, फिर छत्तीसगढ़ राज्य में 2 साल काम करने का मौका मिला। जी। और जब भी मुझे इस तरह के मौका मिले हैं और उसको मैं ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, कर्तव्य के साथ हर काम को, कठिनाइयों को अपने ऊपर लेके ऐसे कामों को भी मैंने किया है, जो मुझे खुशी होती है कि मैं अपने साथियों को, अपने लोगों के, अपने क्षेत्र के जनता के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिला सकूं, क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, कहाँ पे किस चीज़ की कमी है उसको मैं दूर कर सकूं, ये हमेशा मेरा प्रयास रहा है। फूलो जी, आपके राजनीति में आने का जो कारण रहा होगा वो क्या था? ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको राजनीति में आकर्षित की? कारण कुछ भी नहीं रहा, मैं तो जानते भी नहीं थे उतना राजनीति के बारे में। पढ़ाई के बाद शादी हो गया, शादी के बाद अचानक से फरसगांव जनपद पंचायत महिला सीट के लिए आरक्षित हुआ पंचायती राज के माध्यम से। वहाँ के लोग कहने लगे कि पढ़ी लिखी महिला है, इसको चुनाव लड़ाते हैं। फार्म भरी गई, लड़ी, जीत भी गई और अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हो गई। तो अध्यक्ष मतलब सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि आपकी राजनीति को अगर किसी ने उकसाया तो वो वहाँ की जनता थी। हाँ, तो जनता के दम की वजह से ही आपने, और घर वालों का पूरा सपोर्ट, मामा जी का, मेरे मिस्टर का, सबका सपोर्ट रहा। तो मैं फिर काम करते 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 मैं यहाँ तक आ गई। कितने लंबे समय अच्छा, मेरे परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है, कोई इसके पहले कुछ नहीं थे। मेरे ससुर जी जरूर लगातार 3 बार के सरपंच रहे उस ग्राम पंचायत, भंडारवंडी ग्राम पंचायत के जी। उसके बाद से फिर मैं आ गई, कहना चाहिए, राजनीति में। राजनीति में एक लंबा अध्याय आप लिख चुकी हैं। तब की राजनीति और वर्तमान की राजनीति, इसमें क्या फ़र्क नज़र करती है? जमीन आसमान का अंतर। किस तरीके का? देखिए, हम मध्य प्रदेश में थे, बड़ा राज्य था, बहुत ज़्यादा राजनीति में मारामारी नहीं था। जिस तरह से व्यवहारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा शांतिपूर्ण हम कर सकते थे, अपना राजनीतिक स्तर पे लड़ाई लड़ते थे, चुनाव लड़ते थे, जीत जाते थे और जो जिम्मेदारी मिलता था उसका काम करते थे। पर ये छोटा राज्य हो गया। मैं एक प्रकार की कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर राजनीति में बहुत संघर्ष है, बहुत कठिन है जी। हर एक प्रकार का बातों को सुनना और उसका सामना करना पड़ता है। पहले जैसे राजनीति अब नहीं रहा, थोड़ी राजनीति में कहना चाहिए कि गंदगी आई है जी, ये मैं कहूँगी। बहुत ज़्यादा एक दूसरे का टांग खींचना, गुटबाजी करना, इस तरह के हो गई हैं। इसके पहले ये सब उतना नहीं था, हुआ करता था पर इतना ज़्यादा नहीं था, अब ज़्यादा हो गया है। एक बात और जानना चाहूँगा मैं आपसे फूलो जी, पिछले 6 बरस आपने उच्च सदन में बिताए, बहुत सारे सवाल आपके सामने आए होंगे, छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत सारी चीज़ें आपसे कही गई होंगी, तो आपने जब उन बातों को रखा तो उच्च सदन के माध्यम से कितनी बातों का सही मायने में निवारण हो पाया? देखिए, मैं बहुत सरल ढंग से सारी बातों को मैं वहाँ पे आवाज़ उठाई जी।
जिस उद्देश्य से मेरे को राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया है और वहाँ तक भेजा गया है। मेरा हमेशा प्रयास रहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, छत्तीसगढ़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति हो, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाई हूँ। आप लोगों ने देखा होगा जो रिकॉर्डेड है, मेरे को खुद को नहीं पता था कि मैंने इतना सारा क्वेश्चन लगाया। 400 क्वेश्चन 6 साल में 400 क्वेश्चन लगाए और उपस्थिति 100% जी। और इसके साथ साथ जो शासकीय संकल्प हैं, बिल हैं, इस प्रकार की कई जो सदन में आते हैं वो सारा चीज़ में मैं बराबर भाग ली हूँ। बराबर मेरे को मौका हमारे शीर्ष नेताओं ने बोलने का अवसर दिया, समय दिया। निश्चित तौर पर मैं मुखरता के साथ सदन में आवाज़ उठाई हूँ। ये मेरा सौभाग्य मैं मानती हूँ और इसके साथ साथ मेरा हमेशा एक उद्देश्य रहता है कि मेरे को मेरे मन में भी सगुन होता है, मिलता है कि मैं जितना ज़्यादा लोगों का सेवा करूं उतना ही मेरे को मन में शांति मिलता है। हम बने हैं इसी चीज़ के लिए, इसलिए निष्पक्षता के साथ कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से ये पार्टी का है या वो संगठन से जुड़ा है ये हमने नहीं देखा। ये गरीब है, इसको हमको मदद करना चाहिए तो हम उसका मदद किए हैं। अब मैं राज्यसभा से थोड़ा हट के प्रदेश की राजनीति पे आता हूँ। 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने बहुत अच्छे से जीता, 5 साल सत्ता में भी रहे। फिर ऐसा आपको क्या लगता होगा कि अगर आज हम सत्ता में नहीं हैं, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तो उसके पीछे कुछ कारण जो होंगे, आपके दिमाग में ऐसी कोई बात आती होगी, क्या वजह हो सकती है? देखिए, कांग्रेस 15 साल के बाद छत्तीसगढ़ राज्य गठन होने के बाद केवल 2 साल कांग्रेस की सरकार रही। उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उसके बाद आया कांग्रेस की सरकार, 5 साल रही। 5 साल में आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहा, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे नवयुवक साथियों के लिए हो, चाहे बेरोजगारों के लिए हो, हर वर्ग के लिए, यहाँ तक कि जिसके घर में ज़मीन नहीं है और गाय बैल नहीं है जी, ऐसे लोगों को भी हम आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे मजबूत करें, उनके लिए भी एक व्यवस्था के रूप में उन्होंने गोबर खरीदी शुरू की जी। मैं बता दूं कि मोटरसाइकिल कई घरों में लिए जिनके यहाँ गाय नहीं है, बैल नहीं है, रोड में पड़े रहते हैं, सड़क में पड़े रहते हैं, ऐसे जगह से गोबर उठा के 2-3 रुपये किलो में बेच के इकट्ठा करके मोटरसाइकिल लिए। इस तरह से कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से उस गरीब परिवार को मजबूत करने की कोशिश की जी। बराबर उनको पेंशन दिया जाता था। ये कांग्रेस की योजनाएं हैं और किसानों के साथ वायदा किया था कि हमारी जैसी सरकार आएगी हम सबसे पहले किसानों का मांग को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा था कि सरकार बनने के बाद समर्थन मूल्य में धान खरीदी करेंगे, एक दाना धान खरीदी करेंगे और किसान को कोई परेशानी नहीं हुई। किसानों के एक दाना धान खरीदी की, बराबर किसान खुश थे। मध्यम वर्ग के किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं हुआ करता था। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा शोरूम में पता करके देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बिल्कुल सही कहना है आपका, बिल्कुल सही कहना है आपका। लिए हैं। कांग्रेस सरकार में सांस्कृतिक विरासत को भी काफ़ी तवज्जो दिया गया, बहुत तरजीह मिली और छत्तीसगढ़ की परंपराओं को भी जीवित किया गया। उसके बावजूद भी अगर जनता का मोह भंग हुआ तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी वजह तो रही होगी। क्या मैंने कहा जी, मैं शुरुआत में कहा कि राजनीति एक प्रकार की गंदी हो चुकी है। जी जी जी। दूसरे ओर मन कब मुड़ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। कहीं ना कहीं या जनता के भाव को नहीं समझ पाई, ये भी कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं, मोह कहना चाहिए, है ना। और चुनाव के समय चलता है लोक लुभावनी वाली जी जी, तो ऐसे भी हो सकता है। पर अब छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है जी। हमारे साथ धोखा हुआ है, हम गलत किए हैं, इसको अच्छी तरह समझ चुकी है। आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को। राजनीति में आप आदर्श के रूप में, चाहे अपन बात करें केंद्र की राजनीति की या फिर
प्रदेश की राजनीति की, दोनों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप आदर्श किसे मानती हैं? देखिए, दोनों आप आप में हैं। यदि अच्छा से करें तो दोनों ही आदर्श हैं, लेकिन अभी के जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं दबाव में काम हो रहा है कि ये हमारी सरकार है तो हम उनको ज़्यादा बजट दें, ये हमारी सरकार है तो नहीं है। ये पक्षपात की भावना केंद्र सरकार, अभी की सरकार ये रखी हुई है, तो कहीं ना कहीं बीच में दरारें आती हैं जी। जिसके कारण जितना विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आखिरी सवाल आपसे, भविष्य बहुत जल्दी यानी 2028 पे एक बार फिर विधानसभा चुनाव आ जाएगा, तब एक बार फिर भाजपा जो सत्तारूढ़ है, विपक्ष में कांग्रेस आज बैठी है, तब आज वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए क्या आप महसूस कर पा रही हैं कि भविष्य में क्या कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकती है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। यहाँ के किसान परेशान हैं, यहाँ के मजदूर परेशान हैं, बेरोजगार परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा आने वाले समय में। अभी से छत्तीसगढ़ की जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से हमको फ़ायदा मिला, जिस तरह से हम खुशहाली की ज़िंदगी जिए, वही कांग्रेस की सरकार फिर से बनाने की पूरी ताकत लगा देगी और उन्हीं के बदौलत कांग्रेस की सरकार फिर से आएगी। फुले जी, मैं आपसे एक अंतिम सवाल करना चाहूँगा और वो क्षेत्र हमारे प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ है। 2018 का चुनाव आपने देखा, सहजता से आपने साथ भी निभाया। उस वक्त एक नाम बहुत प्रचलित हुआ था, जय वीरू की जोड़ी। आप बेहतर परिचित हैं जय वीरू कौन है, तो इस आने वाले चुनाव में क्या आप ऐसा महसूस करती हैं कि उनकी जोड़ी एक बार फिर से प्रतिबिंबित होगी, फिर से एक बार काम कर पाएगी? देखिए, मन में मतभेद हो सकता है, लेकिन ये दोनों की जोड़ी, जयवीर की जोड़ी आपने जो कहा, ये दोनों की जोड़ी सही सलामत है, सही सलामत रहेगा। दोनों संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे, निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये थी हमारे साथ फूलोदेवी नेताम जी, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं राज्यसभा सदन के लिए। CGN परिवार को आपने बहुत समय दिया, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।